Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students to another lecture of Algebra 1. Today we will discuss about the dimension of the vector space. We will define in this lecture what is the dimension, what is meant by dimension of a vector space, and find the link between the number of element in the basis of a vector space and the dimension of the vector space. If you people recall, लास्ट लेक्चर में हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और बेसिस के बारे में पढ़ा था. हमने कुछ फेमस जो फैमिलीज़ हैं वेक्टर स्पेस की उनकी स्टैंडर्ड बेसिस निकाली थी. हमने देखा था कि जो यूक्लिडियन स्पेस है आर एन, इसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस है उसमें एन एलिमेंट है. तो दिस इम्प्लाइज कि आर थ्री जो है इसकी स्टैंडर्ड बेसिस में थ्री एलिमेंट्स होंगे. आर टू में टू वेक्टर्स की मदद से इसके इसकी बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस में टू वेक्टर्स होंगे. इसी तरह से आर वन विच इज़ दी रियल लाइन, इसके बेसिस में एक वेक्टर होगा. तो सो वी कैन थिंक space as three-dimensional vector space, a plane as two-dimensional vector space, and the line as one-dimensional vector space. So it seems that there is a natural link between the number of vector in a basis and the dimension of vector space. So in this lecture we will develop this idea and we will see what is the link between the number of element in a vector space and the dimension of the vector space. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस मीन एक ऐसी वेक्टर स्पेस जो कि फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स की मदद से स्पैन हो रही है. तो उसकी डायमेंशन को हम डिनोट करेंगे इस नोटेशन से, एंड इट इज़ डिफाइंड टू बी द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ बेसिस फॉर वी. तो अगर आपके पास किसी वेक्टर स्पेस में बेसिस है तो डायमेंशन मीन number of elements in that basis, in the basis. Further, अब जाहिर है हमने सबसे पहले जो एग्जांपल पढ़ी थी वेक्टर स्पेस की वो ज़ीरो वेक्टर स्पेस है. तो ज़ीरो वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है उसे हम डिफ़ाइन करेंगे कि ज़ीरो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन ज़ीरो है, क्योंकि डायमेंशन हम कह रहे हैं कि वो बेसिस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे. और बेसिस क्या है? बेसिस जो है वो सेट ऑफ नॉन ज़ीरो सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है जो कि वेक्टर स्पेस को स्पैन करते हैं. तो यहाँ पर ज़ाहिर है कोई भी वेक्टर नॉन ज़ीरो नहीं है, तो हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि डायमेंशन जो है नल वेक्टर स्पेस की, ज़ीरो वेक्टर स्पेस की, वो ज़ीरो. अब ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है अब इन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे कि सपोज कि V एक एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और इट मीन कि हमारे पास एक बेसिस होगी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है. तो सपोज दीज आर द एलिमेंट ऑफ द बेसिस. तो ये थ्योरम हमें ये स्टेट कर रहा है कि हर वो सेट जिसमें n से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा. एवरी सेट which has more than n vector is linearly independent. And remember what is n? n is the number of element in the basis. और दूसरा पार्ट क्या है कि हर वो सेट जिसमें n से कम एलिमेंट होंगे वो सेट V को स्पैन नहीं करेगा. तो दो पार्ट्स हैं इस थ्योरम के कि अगर हमारे पास बेसिस हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि हर वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n से ज़्यादा है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, और हर वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n से कम है वो वेक्टर स्पेस V को स्पैन नहीं करेगा. अब इसी रिजल्ट को यूज़ करते हुए ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है वेक्टर स्पेस में. इसको हम प्रूव करते हैं कि ऑल बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स. कि एक वेक्टर स्पेस में एक से ज़्यादा बेसिस हो सकती है, बल्कि इन्फिनिट मैनी बेसिस हो सकती है. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि R3 जो है उसकी एक तो स्टैंडर्ड बेसिस है जिसमें तीन वेक्टर्स है. तो इसके अलावा एक और तीन वेक्टर्स हमने फाइंड आउट किए थे जो कि R3 की बेसिस बना रहे थे. तो एक वेक्टर स्पेस में एक से ज़्यादा बेसिस हो सकती हैं लेकिन उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे. इसको हम प्रूव करते हैं. सपोज कि ये एक सेट है, वो ट्रिवियल सा ये प्रूफ है. सपोज कि ये सेट S जो है इज एन आर्बिट्रेरी बेसिस फॉर V. तो क्योंकि इसकी इट मीन के इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है. अब अगर हम कोई और सेट लेते हैं
तो क्योंकि ये एस बेसिस है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। अब कोई और सेट जिसमें एन से ज़्यादा एलिमेंट होंगे वो बाई प्रीवियस थ्योरम वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए। तो जब भी हम कोई एक सेट ऐसा लेंगे जिसमें एन से ज़्यादा एलिमेंट होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इन द सेम टाइम अगर हम एन से अगर हम एन से कम एलिमेंट लेंगे तो वो स्पैन नहीं करेगा। तो इट मीन के हर वो सेट जो कि बेसिस है उसमें लाजमन एन वेक्टर्स होंगे, अदरवाइज वो बेसिस नहीं बनाएगा। क्योंकि बेसिस बनाने के लिए हमें वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए और वेक्टर स्पेस वी को वो स्पैन भी करना चाहिए। अगर उसमें हम एन से ज़्यादा एलिमेंट रखेंगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, अगर कम रखेंगे तो वो स्पैन नहीं करेगा। तो नेचुरल वे है, लास्ट थ्योरम की मदद से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड जो हमने वेक्टर स्पेसिस फेमिलियर पढ़ी थी, सबसे पहले अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो स्टैंडर्ड बेसिस है आर एन की, उसकी उसमें नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर की जो है वो एन है। तो फिर डायमेंशन आर एन की क्या होगी, एन। इसी तरह से हमने पोलिनोमियल की वेक्टर स्पेस पढ़ी थी, सेट ऑफ ये वेक्टर स्पेस है पोलिनोमियल की विद डिग्री लेस देन इक्वल टू एन। तो इसमें भी हमने देखा था कि n+1 वेक्टर्स जो है वो इसकी स्टैंडर्ड बेसिस में, तो इट मीन कि इसकी डायमेंशन भी n+1 है। इसी तरह मैट्रिसेस जो है ये वेक्टर स्पेस ऑफ m×n मैट्रिसेस है। तो इसमें भी हमने स्टैंडर्ड बेसिस देखी थी कि उसमें m n वेक्टर्स हैं, तो डायमेंशन जो है इस वेक्टर स्पेस की भी m×n होगी। तो एग्जाम्पल 2 जो है इसमें डायमेंशन ऑफ स्पैनिंग सेट ऑफ एस के बारे में बताया गया कि अगर हमारे पास एक सेट है उसमें r वेक्टर्स हैं, then every vector in span of S is the set of all linear combination of the element of S। तो अगर तो इस सेट में बाय डेफिनेशन इस सेट का हर एलिमेंट जो है वो इस वेक्टर के एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अब अगर तो ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं तो इट मीन कि ये जो सेट एस है ये बेसिस बन जाएगा, क्योंकि स्पैन ऑफ एस का हर एलिमेंट इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये फिर बेसिस बनेगा। तो बेसिस है तो इट मीन कि फिर इसकी डायमेंशन आर होगी। तो फिर हम ये कह सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि जब भी हमारे पास एक ऐसा सेट हो जिसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हों तो उससे स्पैन होने वाला जो सेट जो स्पेस है उसकी डायमेंशन उस सेट के एलिमेंट्स के इक्वल होगी। तो डायमेंशन ऑफ अ सॉल्यूशन स्पेस, एग्जाम्पल 3 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस सेंस में कि जब भी आपके पास एक लीनियर सिस्टम हो, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम हो, उसके जो सॉल्यूशन स्पेस है उसकी बेसिस और डायमेंशन कैसे निकाली जाएगी वो हम इस एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे। तो सबसे पहले सपोज कि ये हमारे पास एक सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम है, इसमें हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं और हमारे पास अननोन जो है वो 6 है। तो ऑब्वियसली इसमें हमारे पास सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा, हमारे पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। अब इसका सब पहले स्टेप में आप इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करें। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये लर्न किया है कि कैसे जो है वो होमोजीनियस सिस्टम का सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, x1 x2 x3 x4 x5 और x6 की वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ हैं। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आप देखें कि यहाँ पर ये 3 वेक्टर्स जो आर्बिट्रेरी वेक्टर्स हमें चाहिए इस वेक्टर स्पेस को इस सॉल्यूशन स्पेस को एक्सप्रेस करने में। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देखें ये इस वेक्टर में ये 3 कोऑर्डिनेट ये 6 कोऑर्डिनेट हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में r को कॉमन निकाल लें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में r का कोएफिशिएंट -3 है, सेकंड में 1 है, बाकी सब में 0 है। तो इसी तरह s जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में s का कोएफिशिएंट -4 है और थर्ड में -2 है, फोर्थ में 1 है, बाकी सब में 0 है। इसी तरह t जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में उसका कोएफिशिएंट -2 है और जो हमारे पास फिफ्थ कोऑर्डिनेट है वहाँ पर 1 है। तो ये एक नेचुरल वे है कि क्योंकि ये 3 आर्बिट्रेरी वेक्टर से ये वेक्टर फॉर्म हो रहा है तो हमने उन
देख लिया कि उन तीनों वेक्टर से ये तीन वेक्टर्स जो है जिनसे ये सोल्यूशन स्पेस स्पैन हो रही है वो हमने निकालनी है। मीन के सपोज इसका नाम हम V1 रख देते हैं, इसका नाम V2, इसका नाम V3। इट मीन के जो हमारी सोल्यूशन स्पेस है वो इन तीन वेक्टर से स्पैन हो रही है। अब अगर तो ये सेट अगर अब वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये बेसिस बन जाएंगे और इसकी डायमेंशन फिर क्या हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। और ये बड़ी आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं कि ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और ये जो है इसी तरीके से आप किसी भी, ये तो एक एग्जांपल थी, आप किसी भी होमोजीनियस लीनियर सिस्टम में अगर किसी होमोजीनियस लीनियर सिस्टम की सॉल्यूशन स्पेस की बेसिस और डायमेंशन निकालनी होगी तो उसका तरीका यही है। सबसे पहले आप उस सिस्टम को सॉल्व करें, वहाँ से आप उसके सॉल्यूशन सेट निकाल लें, सॉल्यूशन स्पेस निकाल लें, फिर उस सॉल्यूशन स्पेस के जो स्पैनिंग वेक्टर्स हैं वो निकाल लें और फिर देखें कि क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर तो वो ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो बेसिस है, अगर नहीं तो फिर आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो स्पैनिंग सेट है उसकी मदद से आप हमेशा एक बेसिस फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4 जो है इसमें मैट्रिक्स ये एक R3 की ये एक सब स्पेस है। इसमें आपके पास ये वेक्टर्स हैं तो इसकी बेसिस फाइंड आउट करनी है और डायमेंशन। तो सबसे पहले आप देखें कि तो R, S और R, इसमें R वेक्टर कॉमन है, R को कॉमन निकाल लें और इसको आर यू प्लस एस वी की फॉर्म में लिख सकते हैं। यू क्या है, वेक्टर 101, वी क्या है 010। इट मीन कि ये जो यू स्पेस है ये यू और वेक्टर वी से स्पैन हो रही है। और फर्दर ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट, बिकॉज दो वेक्टर्स की लीनियरली इंडिपेंडेंस चेक करनी हो तो ये देखते हैं कि क्या एक दूसरे का मल्टीपल है। तो यहाँ पर जाहिर है ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो इस वजह से ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इट मीन कि ये जो दोनों वेक्टर है यू वी ये बेसिस बनाएंगे वेक्टर ये सब स्पेस यू की। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बेसिस में वो डायमेंशन कहलाती है। तो इस सब स्पेस की जो डायमेंशन है वो 2 हो जाएगी। ये होमवर्क है पेज 229 इन एंटन्स बुक, उसकी एक्सरसाइज 4.5 है। ये कुछ एक्सरसाइजेज आपने करनी है। फ्रॉम 1 to 6 फाइंड अ बेसिस फॉर द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द होमोजेनियस लीनियर सिस्टम, और उसके बाद डायमेंशन आपने बतानी है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपने गिवन सब स्पेस जो है उसकी बेसिस फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट ए जो है इसमें द प्लेन 3x माइनस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। ये जो सब स्पेस है इसमें हमारे पास ये R3, तो सेट ऑफ दोज ट्रिपलेट विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इस सेट को फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो ये कौन सी सब स्पेस है, दिस इज द सब स्पेस ऑफ R3 विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इसी तरीके से ये कौन सी सब स्पेस है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इसी तरह ये लाइन है। और इसी तरह से पार्ट डी में जो है आपके पास आप R3 की वो सब स्पेस ले रहे हैं जिसमें सेट ऑफ बी जो है वो ए प्लस सी के इक्वल है। तो आपने देखना है कि इनकी बेसिस क्या है और डायमेंशन क्या है। तो आज के लेक्चर के लिए यही कुछ है। नेक्स्ट टाइम जो है वो हम कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स जो हैं वेक्टर स्पेस के वो करेंगे।